नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 16 अगस्त 16 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा कोलकाता स्थित गार्डन रिच स्लिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में पोत विंध्यगिरी का शुभारंभ किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? पोत यहाँ पे विंध्यगिरी, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है कोलकाता स्थित गार्डन रिच स्लिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शंस आप दोस्तों देख ही रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, इसका शुभारंभ किया जाएगा पोत विंध्यगिरी का। तो माननीय श्रीमती, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो 17 अगस्त 2023 को ध्यान रखेगा, यानी कि कल की डेट में वो कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A, ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट 17A आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के पोत, जिसका नाम है पोत विंध्यगिरी का शुभारंभ करेंगी। ठीक है, कल करेंगी पोत विंध्यगिरी। किस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों? प्रोजेक्ट 17A के तहत। हम बात करें इस पोत का नाम जो विंध्यगिरी रखा गया है वो कर्नाटक में जो पर्वत श्रृंखला है उनके नाम पर रखा गया है। और ये जो है, ये जो पोत है दोस्तों, तो ये जो है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का ये 6वां पोत है। ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि 5 पोत इसके पहले क्या हो सके, उनका शुभारंभ किया जा चुका है। प्रोजेक्ट 17 की बात करें दोस्तों, तो ये क्लास फ्रिगेट्स, ठीक है, शिवालिक क्लास के बाद जो बाद आए गए युद्ध पोत बेहतर स्टील्थ विशेषताएं, उन्नत हथियारों और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। ठीक है, अगर हम इनके विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो जो उन्नत विंध्यगिरी है वो अपने पूर्ववर्ती लेंडर क्लास ASW फ्रिगेट को सम्मान देता है। ठीक है, अगर हम जो पूर्ववर्ती विंध्यगिरी की बात करें दोस्तों, तो 8 जुलाई 1981 से लेकर के 11 जून 2012 तक जो है 31 साल तक उसने सेवा की। और अपने सेवा के दौरान उसने कई चुनौतीपूर्ण अभियानों और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भी उसने भाग लिया। ठीक है, कौन? जो पूर्ववर्ती विंध्यगिरी थी। और ये जो कि नई उन्नत अब आया है, जो इनके शामिल किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है नए उन्नत पोत विंध्यगिरी का। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो प्रोजेक्ट 17A कार्यक्रम के अंतर्गत मेमर्स, ठीक है, MDL द्वारा कुल 4 पोत और मेमर्स GRSE द्वारा कुल 3 पोत निर्माणाधीन है। परियोजनाओं के पहले 5 पोतों का MDL और GRSE द्वारा 2019 से 22 के बीच शुभारंभ किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A पोत को बात करें तो ये भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है, जो सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए एक अग्रणी संगठन है। कौन दोस्तों? तो ये जो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा जो डिजाइन किया जाता है, तो ये जो है स्वदेशी रूप से सभी डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल यानी कि कल की डेट में, यानी कि 17 अगस्त 2023 को कोलकाता स्थित जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड है, वहां पे प्रोजेक्ट 17A के जो फ्रिगेट के पोत है विंध्यगिरी, उसका शुभारंभ राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट की शुरुआत की है? तो रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है या फिर जर्मनी है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका का देश कनाडा। ठीक है, तो कनाडा देखा जाए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा है। और उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का देखिए बेसिकली उद्देश्य क्या है? जो नियोक्ताएं होंगे, जो एम्प्लॉयर होंगे, ठीक है, उनके लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसको जो है सुव्यवस्थित किया जाएगा। विदेशी श्रमिक यानी कि जो बाहर से आए हुए जो श्रमिक रहेंगे, उनको नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो जटिल न होकर के सुव्यवस्थित होगी। और साथ ही साथ जो श्रम की कमी है वहां पे उसको दूर करने और भर्ती प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये जो नया कार्यक्रम जो शुरू किया जा रहा है कनाडा के सरकार के द्वारा, बेसिकली उसका यही उद्देश्य है कि वहां पे जो एम्प्लॉयज की कमी है उसको दूर किया जाए। किस तरीके से दूर किया जाएगा? जब यहाँ पे जो नियुक्ता है उनकी प्रक्रियाओं को जो है श्रमिकों की, जो विदेशी श्रमिकों की जो नियुक्त करने की प्रक्रिया है उसको सुव्यवस्थित करके और साथ ही साथ जो भर्ती प्रक्रिया है उसको अनुकूल करके ये कार्य किया जा सकता है। ठीक है, और इसी के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है कनाडा सरकार के द्वारा।
यहाँ पे हम बात करें टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत देखा जाए तो इसके तहत संचालित होने के लिए तैयार रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट कनाडाई सरकार का एक अभिनव, ठीक है, दृष्टिकोण है। इस कार्यक्रम का केंद्र श्रम बाजार प्रभाव आकलन है, ठीक है। इस कार्यक्रम का जो केंद्र है वो क्या है, श्रम बाजार प्रभाव आकलन है, जो कि एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन है जिसे कनाडाई नियोक्ताओं को पूरा करना होगा यदि वे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करना चाहते हैं, ठीक है। नई पहल के साथ देखा जाए तो ये जो श्रम बाजार प्रभाव आकलन है उसकी वैधता 36 महीने तक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो कनाडा ने लॉन्च किया है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, ठीक है, किसके लिए, जो रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट उनके लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों की भारतीय हॉकी टीम FIH की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई। तो भारतीय हॉकी टीम जो है वो FIH की नवीनतम जो रैंकिंग जारी किया गया है उस रैंकिंग में भारत किस स्थान पे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है C, यानी कि तीसरे स्थान पे है भारत, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने हाल ही में चर्चा किया था, जो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो खिताब किसने जीता, भारत ने जीता, किसको हरा करके दोस्तों, मलेशिया को हरा करके। तो इस खिताब को जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम जो है वो FIH की जो नवीनतम रैंकिंग जारी किया गया है उसमें भारतीय टीम जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत ने किसको पीछे छोड़ा है दोस्तों, तो इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अगर वही बात करें पहले स्थान पे, रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सी टीम है, तो नीदरलैंड्स की टीम है, और दूसरे स्थान पे दोस्तों बेल्जियम की टीम है, ठीक है। ये ऐसा पहली बार नहीं कि भारत जो है तीसरे स्थान पे पहली बार पहुंचा, ये दूसरी बार है जब भारतीय टीम जो है वो FIH रैंकिंग में तीसरे पायदान पे रही है। भारतीय टीम ने देखा जाए जब पहली बार यहाँ पे जो ये रैंकिंग हासिल किया था, इसके पहले तो वो 2021 के बाद है जब टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था भारतीय टीम ने। तो उस समय जो है यह रैंकिंग हासिल किया था कांस्य पदक जीतने के बाद, कब, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। तो कौन सा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तीसरे पायदान पर पहुंच गई है, तीसरे पायदान पर रही है, दूसरी बार रही, इसके पहले 2021 में थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है भारत ने, ठीक है, और जो इससे संबंधित जो रैंकिंग जारी की गई है FIH की, ठीक है, तो उसमें जो है भारत का तीसरा स्थान रहा है, पहले स्थान पे नीदरलैंड रहा है, दूसरे स्थान पे बेल्जियम रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में संत रविदास टेम्पल की आधारशिला रखी है। तो किस राज्य में जो है संत रविदास टेम्पल की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश में संत रविदास के मंदिर स्मारक की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगस्त 2023 में जो भी यहाँ ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में संत रविदास के जो मंदिर स्मारक है उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस स्मारक की बात किया जाए तो यह स्मारक जो है समरसता की भावना से जो है ओतप्रोत है, क्योंकि इसमें लगभग देखा जाए 20,000 से अधिक जो है गांव और 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया गया है, ठीक है। संत रविदास की बात किया जाए दोस्तों तो ये जो है भक्ति आंदोलन के एक भारतीय रहस्यवादी कवि संत है और 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान रविदासीय धर्म के ये संस्थापक थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भक्ति आंदोलन से संबंधित संत रविदास जो है इनके जो है स्मारक की आधारशिला रखी गई है मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है। तो विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन का जो शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने उसके अधीन हर विभाग और कार्यालय में कर्मियों की जो वास्तविक जानकारी है उसका आकलन करने के लिए जितने भी जो महाराष्ट्र सरकार के अधीन जो विभाग है, जो कार्यालय, उसमें जो कार्यरत जो कर्मी है, ठीक है, जो कर्मचारी हैं, उनकी वास्तविक जानकारी का आकलन करने के लिए राज्य कर्मियों के मास्टर डेटाबेस यानी कि पूर्ण जो है आंकड़े उनका अद्यतन करने का आदेश जारी किया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। योजना विभाग द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव में देखिए कर्मचारियों के लिंग
जाति, धर्म, शारीरिक दिव्यांगता यदि कोई हो, भर्ती होने और सेवानिवृत्ति की तारीख, जन्म तिथि और बैंक खाते के विवरण के बारे में जानकारी मांगी गई है। ये जो आंकड़े पूरा जो मास्टर डेटाबेस है उसमें कर्मचारी की ये सारी डिटेल जो है वो मांगी गई है, जिससे कि उनपे क्या किया जा सके, उनकी पूरी जानकारी ली जा सके, किससे, राज्य जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों की विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश का पहला यूनिट मॉल कहां स्थापित किया जाएगा। तो देश का पहला यूनिट मॉल देखिए यहाँ पे शहरों के नाम दिए, उज्जैन है, चेन्नई है, नई दिल्ली है या फिर लखनऊ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए, ये एक शहर है उज्जैन, मध्य प्रदेश का धार्मिक शहर, जहां पे जो है देश का पहला यूनिट मॉल स्थापित किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्योंकि उज्जैन में देखिए यहाँ पे महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है, और उज्जैन में कौन सी नदी है, ठीक है, किस नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो देश का जो पहला यूनिट मॉल है दोस्तों वो उज्जैन में बनेगा। इसके निर्माण के लिए भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसने 284 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति की गई है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस यूनिट मॉल को स्थापित करने का जो प्रयास किया गया है वो वहां के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और इसी के तहत देखा जाए तो जो नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं श्री भूपेंद्र सिंह, इन्होंने ये कहा कि ये जो उपलब्धि है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से संभव हो सकी है। ठीक है, और ये जो मंजूरी दी गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा जो राशि की, वो भारत सरकार के पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो यूनिट मॉल बनाया जा रहा है वो उज्जैन में बनाया जा रहा है। बाकी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों की सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम है। तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा जो मिशन भेजा जा रहा है उस भारतीय मिशन का क्या नाम है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, आदित्य 11-1 है, सूर्य 1 है, रवि L1 है या फिर भास्कर 1 है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है। ठीक है, ए जो है वो है आदित्य L1 जो है ये भारतीय मिशन है जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा, और इसको भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो के द्वारा भेजा जाएगा इस सितंबर में। ठीक है, तो सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित जो भारतीय वेधशाला है जिसका नाम है आदित्य L1, इसको ध्यान रखिएगा इसरो के द्वारा सितंबर 2023 में लॉन्च किए जाने की तैयारी हो रही है। पूरी उम्मीद है कि इस सितंबर में यानी कि अगले महीने आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट उम्मीद की गई है ये जो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के जो लैग्रेंज बिंदु है जिसे L1 कहते हैं उसके चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का लाभ है। ठीक है, जब इस कक्षा में पहुंचेगा, लैग्रेंज बिंदु पे जब पहुंचेगा तो उससे क्या होगा, हम लगातार जो है सूर्य का अध्ययन किया जा सकेगा, लगातार सूर्य को देखा जा सकेगा बिना किसी ग्रहण के। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे वास्तविक समय में जो सौर गतिविधियां हैं, ठीक है, उनकी जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, सौर गतिविधियों के कारण जो अंतरिक्ष मौसम पे जो प्रभाव पड़ता है इन सौर गतिविधियों का, उसको भी देखने का लाभ मिल सकेगा या फिर उसकी भी जानकारी मिल सकेगी कि किस तरीके से ये जो सौर गतिविधियां हैं वो अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करती हैं। ये सारी जानकारी इसके माध्यम से मिल सकेगी। तो ये स्टार क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है आदित्य 1 और अगले ही महीने इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आने वाले एग्जाम में यहां से संबंधित प्रश्न बिल्कुल ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के बाद किस राज्य का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड दूसरा सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे जो है समग्र वित्तीय स्वास्थ्य कार्ड स्कोर जो है दूसरा सबसे अच्छा है महाराष्ट्र के बाद कौन से राज्य का, तो छत्तीसगढ़ का। करेक्ट आंसर है सी। तो देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड के मामले में देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पे, ठीक है, छत्तीसगढ़। अगर बात करें वित्तीय स्वास्थ्य कार्ड में पहले स्थान पे कौन है दोस्तों, तो महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान की बात करें तो तेलंगाना है। ध्यान रखिएगा, समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पे तेलंगाना है। अगर सबसे निम्न जो है निचले स्थान की बात किया जाए तो सबसे निचले स्थान पे बंगाल है, फिर पंजाब है, फिर केरल है। ठीक है,
अगर हम बात करें किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, तो डाइचे बैंक इंडिया के जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं कौशिक दास, उनके द्वारा जो है 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस सूची में सबसे निचले राज्यों में से एक जो है, देखिए सबसे निचले राज्यों में बिहार, राजस्थान, यूपी सूची में है। आंध्र प्रदेश की रैंकिंग की बात किया जाए तो 22वें स्थान, जो 22वें में 8वें से गिरकर 2022 में जो था 8वें से गिरकर वित्त वर्ष 2023 में कितने पे, 11वें पे पहुंच गया। ठीक है, गुजरात की बात किया जाए तो 5वें से गिर करके वो आज जो है 7वें स्थान पे पहुंच गया है। वित्तीय स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट की बात करें तो ये 4 मापदंडों पर आधारित होती है। कौन कौन से मापदंड, तो वित्तीय घाटा, स्वयं का कर राजस्व, राज्य ऋण स्तर, सभी उनके व्यक्तिगत सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, और राजस्व प्राप्ति पर ब्याज भुगतान। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है। तो भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है। इस चैलेंज की बात किया जाए, जो भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज है, इस चैलेंज का नेतृत्व कौन कौन करेगा, तो MEIV, ठीक है, MEITVI, ठीक है, TY, और यहाँ पे जो है CCA और CDAG जो बेंगलुरु है स्थित, उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। वही बात करें भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज की बात किया जाए तो ये प्रौद्योगिकी उत्साही नव प्रवर्तकों और डेवलपर्स के लिए एक स्वदेशी वेब ब्राउजर बनाने के लिए खुली चुनौती होगी। ठीक है, चैलेंज होगा। ठीक है, चैलेंज में क्या होगा, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से जो सरकारी विभागों, उद्योगों, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स में जो चैलेंज जीतेगा, जो विजेता रहेगा, उसको नगद रूप में 1 करोड़ रुपए जो है इनाम पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा, नगद पुरस्कार। और विकसित ब्राउजर को अगले स्तर पर ले जाने के लिए विजेता को आगे का भी समर्थन दिया जाएगा। जो ब्राउजर होगा, चैलेंज देखिए, चैलेंज होगा तो एक तरीके से इसमें प्रतियोगिता होगी, प्रतियोगिता में जो ब्राउजर विकसित करेगा, जिसका ब्राउजर जो है विजेता बनेगा, ठीक है, तो उसको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसके ब्राउजर को, जो विकसित ब्राउजर, उसको अगले स्तर पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए उस विजेता को आगे का समर्थन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज जो लॉन्च किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट MCQ की, कि किस देश ने अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश ने किया है दोस्तों, तो देखिए ये किया है पाकिस्तान ने। करेक्ट आंसर इस डी है, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसने अमेरिका के साथ नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, जो अमेरिका के साथ जो है नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर जो है करने की मंजूरी दिया। एक तरीके से फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पाकिस्तान और अमेरिका जो है आपस में अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और एक सर्कुलेशन सारंश के माध्यम से देखा जाए तो कैबिनेट ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो एग्रीमेंट है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, जिसे CISMOA के नाम से भी जाना जाता है, पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दिया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच में CISMOA जो है एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है, तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर करने का प्रस्ताव किया। कितना दोस्तों, 500। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने, टाटा AIA। ठीक है, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा है भूटान, और वहीं भारत का स्थान देखा जाए तो 6वें स्थान पर भारत रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश में रेबिस के कारण सबसे अधिक मौत हुई दोस्तों, कहां पे हुई, दिल्ली में हुई है सबसे अधिक रेबिस के कारण। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए हाल ही में किस राज्य ने अपने आप को रेबिस मुक्त राज्य घोषित किया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, कौन सा राज्य है वो रेबिस मुक्त राज्य घोषित हुआ है। विधानसभा ने
हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है किस विधानसभा ने? केरल ने। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अब अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।